नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जो विकास जो आप मना रहे हैं आजकल, विकास पर बोलते हैं जो, इसके पीछे 57 मंत्री निकल के गए दिल्ली से हर प्रदेश में, क्या जरूरत क्या थी इसकी? केवल मंत्री ही नहीं निकले बल्कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं सभी निकलकर जो है गांव-गांव तक गए हैं। क्या जरूरत क्या थी उसकी? नहीं, जरूरत इसलिए थी क्योंकि काम बोलना चाहिए ना, आवाज से तो ना बात। क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही जो कुछ भी सरकार ने किया है उसकी पूरी जानकारी जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो हम लोगों ने यह फैसला किया कि सीधे हम जनता के साथ संवाद स्थापित करेंगे और क्या क्या हमारी सरकार ने किया है इसकी उनको जानकारी भी देंगे। जहां तक काम का सवाल है, कुछ कामों की जानकारी तो लोगों को होती है, काम दिखाई देता है अगर आपको। नहीं, जिसका लाभ मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जिसका लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिलता है, समाज के किसी दूसरे सेक्शन को मिलता है, तो उसको जानकारी नहीं रहती। यानी कि जो गुजरात में अच्छे काम हुए वो यूपी में बताइए, यूपी में जो अच्छे काम हुए गुजरात में नहीं। जैसे गरीबों के लिए क्या हुआ, किसानों के लिए क्या हुआ, और जो ये उद्योग में लगे हुए हैं लोग, इनके लिए क्या हुआ, मजदूरों के लिए क्या हुआ, यह सब सारी चीज़ों के संबंध में यह सभी को अवगत कराना होता है। तो कि पूरे देश को एक सशक्त भारत बनाने के लिए, स्वावलंबी भारत बनाने के लिए हम क्या क्या कदम, इतने सारे प्रचार के साधन हैं आपके पास, सब कुछ है कि मंत्री जब जाते हैं कई बार ये होता है कि कन्विंस करने जा रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है अपने काम के ऊपर कि काम हमारा दिखाई दे रहा है। नहीं, चाहे जितने भी प्रचार के माध्यम क्यों न हो, लेकिन जब तक सीधे जनता के साथ संवाद नहीं होता है तो जो भावनात्मक रिश्ता सत्ता में बैठे हुए लोगों का अथवा राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का जनता के साथ होना चाहिए, वह केवल टेलीविजन पर बैठकर बोलने से वो कभी नहीं बनता है। पर एक सीधे संवाद का बहुत आप जो कहते हैं, आप कहते हैं कि हमने बहुत काम किया 2 साल के अंदर, कोई ऐसे 5 अच्छे काम बताइए सारे देश के अंदर पूरे हुए। हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं, देखिए पहली प्रमुख उपलब्धियां तो मैं आपको बतला दूं। आपने देखा होगा 10 वर्षों पहले, 10 वर्ष तक लगातार, आज के 2 वर्ष पहले कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार इस देश में काम कर रही थी। शायद ही कोई ऐसा वर्ष गुजरा हो जिसमें कि भ्रष्टाचार के कोई आरोप न लगे हों। मैंने उस सरकार के ऊपर गंभीर हजार करोड़ के नहीं, लाखों करोड़ रुपए के गंभीर भ्रष्टाचार की सजा किसी को अभी तक नहीं हुई। नहीं, लेकिन जेल की हवा मंत्री को खानी पड़ी। वो तो उस समय होगी, जेल की हवा तो आपके सरकार में तो नहीं हुई ना। नहीं, आपकी सरकार में कोई जेल में नहीं गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब 2 वर्षों का समय हमारा गुजरा है, लेकिन 2 वर्षों का समय गुजर जाने के बावजूद आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारी सरकार के ऊपर कोई नहीं लगा है। नहीं, ये बात सच है। आरोप लगाने की बात तो छोड़ दीजिए, मीडिया में भी कहीं पर कोई खबर ऐसी नहीं आई है कि कोई किसी मंत्री के ऊपर अथवा इस सरकार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। नंबर 1। नंबर 2, भले ही हमारा राजनीतिक विरोधी कोई क्यों न हो, इस सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि 2 वर्षों के कार्यकाल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, भारत का मस्तक ऊंचा किया है। इस पर भी कोई बहस नहीं कर सकता। काफ़ी हद तक लोग इसे स्वीकार करते हैं, भले ही हमारे राजनीतिक विरोधी क्यों न हो, उसे इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। तीसरी चीज, जो एक इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट था, माने आर्थिक कुप्रबंधन था, जिसके कारण पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई थी, ऐसा प्रतीत होता था, उसको आर्थिक कुप्रबंधन को समाप्त करने में भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। जो हमारी सिस्टम है, जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में ट्रांसपेरेंसी लाने में भी काफ़ी हद तक हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है और मैं मानता हूं कि इस पर और अधिक भी इसे पारदर्शी बनाने के लिए हम सबको प्रयत्न करने की आवश्यकता है और इसमें देश के सभी राज्य सरकारों का भी पूरा सहयोग चाहिए और राज्य सरकारों को भी अपने यहाँ व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने की दृष्टि से कदम उठानी चाहिए। आपने ये चीज़ें उपलब्धियां आपने गिना दी, मैं एक एक करके शुरू करूंगा। पहले ये कि करप्शन के ऊपर बात की, करप्शन के माध्यम से वो तो हार गए, 44 सीटें मिल गई उनको, इतनी बुरी तरह उनकी पिटाई कांग्रेस की हुई। उसके बाद 2 साल के अंदर आपने जितने करप्ट लोग थे या जिनके ऊपर चार्जेस थे या नए फाइल की गई चार्जशीट, किसी के ऊपर कोई, देखिए सीधे सरकार उठाकर किसी को सजा नहीं दे सकती। माने जिन लोगों के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं वह अदालत में है, अदालत का फैसला। चार्जशीट नहीं फ्रेम हुई, किसके खिलाफ चार्जशीट फ्रेम हुई? 2G के अंदर पढ़नी पड़ेगी। वह ऑलरेडी जो जिनके ऊपर चार्जेस थे उनके खिलाफ जो है चार्जशीट वगैरह जो फ्रेम हो चुकी है, शेष की जांच, अपना जो थोड़े बहुत केसेस बचे हैं उसकी जांच चल रही है। उसमें ये होता है कई बार आपके ऊपर चार्ज लगता है कि हम जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि कोई केस को कमजोर कर दें ताकि इस देश की जनता के साथ जो है केस कम। तो दूसरी बात जो आपके आते हैं, इंटरनेशनल में प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा ट्रैवल किए, लगभग उन्होंने 40 देशों की यात्रा कर ली, काफ़ी सारी उसका प्रभाव ही पड़ा।
परंतु अल्टीमेटली क्या एनएसजी में आपको सपोर्ट नहीं मिली। देखिए, चाहे जो कुछ भी हो, पहले की अपेक्षा हमारी एनएसजी की दावेदारी मजबूत हुई है। इस सच्चाई को कोई नकारेगा। भाई कांग्रेस का कहना ये है कि जब उनको वेवर मिला था 2005-8 के अंदर, उसमें यूनानिमस वेवर। पर सवाल ये है कि एनएसजी के अंदर इतने जोर से लगता था कि हमारे को सपोर्ट करेंगे, आपके अपने मित्र जिनको जो मैक्सिमम में जिसने जाके रेस्टोरेंट में गाड़ी में खाना खिलाया वो भी आपके खिलाफ खड़े हो गए। देखिए, ऐसा है ना, ये प्रयास जो चल रहा है, आप कैसे ये कल्पना करते हैं कि 2 साल में ही सारी की सारी चीजें हो जल्दी क्या थी इसकी? नहीं, जल्दी क्या? एनएसजी जो है आपको उसकी जरूरत तो है नहीं। अगर एनएसजी के बिना आपकी संधि तो हो रही है सबके साथ, कंट्री स्पेसिफिक आपको वेवर मिला था, उसके ऊपर आप कहीं भी किसी से कर सकते हैं। एनएसजी का मेंबर बनने की जरूरत उसके अंदर इतनी हमारी थोड़ी, इतना मोदी साहब ने अच्छा काम किया, आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स ने उससे बहुत सारे लाभ हैं और भारत को एनएसजी का मेंबर होना चाहिए। और यह पिछली सरकार ने भी प्रयत्न किया था लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। हम लोगों का प्रयत्न जारी है। इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों की दावेदारी पहले की अपेक्षा मजबूत हुई है और पहले की अपेक्षा एनएसजी की मेंबरशिप के लिए भारत का समर्थन बढ़ा है। पर आपको लगता नहीं राजनाथ जी जितने मोदी जी काम कर रहे हैं, जितने उन्होंने मैनेज किया है, आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है, एक सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि पुरानी सरकार के लोग अभी भी बैठे हैं आपके यहाँ, आपकी डिप्लोमेसी जो है, जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं आपको धोखा दे रहे हैं, आपको नहीं काम करने दे रहे हैं। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये ब्यूरोक्रेसी यदि किसी पिछली सरकार में जो काम की है सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी को हटाकर कोई नई ब्यूरोक्रेसी ला दी जाए, ये संभव नहीं है। नहीं, ये ना कभी हुआ है ना होगा कभी। जिन्होंने उस सरकार में काम किया है, जैसा ऐसा चार्ज लगता है, स्वामी जी के चार्ज से आप सहमत नहीं है? मैं समझता हूं कि ब्यूरोक्रेसी की भी निष्ठा पर हमको सवालिया निशान लगाने का कोई औचित्य नहीं है। वो जिसकी भी सरकार रहती है वह उस सरकार के लिए, देश के लिए वह काम करते हैं, काम कर रहे हैं। आपने कहा कि और चाहे वो नेता होगा अथवा कोई ब्यूरोक्रेसी का कोई व्यक्ति होगा, यदि उसके ऊपर कोई आरोप लगेगा तो कार्रवाई उसके खिलाफ होती है और होगी। एक आपने और कहा कि इंस्टीट्यूशन जो हैं, व्यवस्थाएं जो हैं, उनको हमने मजबूत किया है। पर कांग्रेस का कहना ये है कि सीबी कोई काम नहीं कर रहा आजकल, ना आपके सीबीआई आप में से जो दुरुपयोग कर रहे हैं अपने विरोधियों के खिलाफ, जो कांग्रेस करती थी वही आप कर रहे हैं। कांग्रेस के जितने लोग हैं उनके खिलाफ ही केस बनते चले जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आप एक केस भी ऐसा नहीं बता सकते कि हम लोगों ने प्रेजुडिस होकर किसी के खिलाफ कोई प्रेजुडिस तो अब ये तो सब्जेक्टिव मामला है, मैं कह नहीं सकता सब्जेक्टिव, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, आपके पास फैक्ट्स होंगे। आप हमसे एक्सपेक्ट यह करेंगे कि हम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं, अब हम उनके ऊपर हम उनको कोई प्रभाव नहीं डालना चाहते। हम उनके मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। उनकी ऑटोनॉमी को हम बनाकर रखना चाहते हैं। कांग्रेस के राज में आपके जितने लोग थे उनके ऊपर केस बनते थे। अब जब से आप आए हैं, एक कांग्रेस नेता नहीं है जो महाराष्ट्र से लेकर के यूपी तक जिसके खिलाफ आपने कोई ना कोई इंक्वायरी की हो या सीबीआई की चार्जशीट बनाई हो, जो भी है। ये अचानक तो नहीं हो रहा ना, सिर्फ बीजेपी के लोग उस वक्त होते थे, अब कांग्रेस के लोग हो रहे हैं। क्या कांग्रेस के लोग? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर आपने अशोक चौहान के ऊपर किया, आपने चिदम्बरम साहब के खिलाफ ईडी खड़ी कर दी, आपने। आप क्षमा कीजिएगा, अशोक चौहान के खिलाफ चार्जेस हम लोगों ने लगाया, कब लगा था? ये जो कांग्रेस की सरकार थी तभी लगा था। हाईकोर्ट के अंदर थोड़ा उनको रिलीफ मिला था ना, आपने उसके बाद आपने किया। लेकिन केस उसी समय दर्ज हुआ, मामला उस समय का चल रहा है, उसके लिए हम सब उनको दोषी क्यों? आप और दूसरा ये कि आप जैसे उनका था एनआईए का मिसयूज करते थे, आप भी अपने संघ परिवार के लोगों को बचाने के लिए। मैं एक जानकारी आपको दे दूं, एनआईए को जितनी स्वायत्तता हम लोगों ने दी है इस समय, मैं समझता हूं उसके पहले कभी शायद वैसी स्वायत्तता नहीं रही होगी। इसलिए संघ परिवार के लोग जो बंद थे उनको बेल हो रही है, उनको छुट्टी। ऐसा नहीं। मैं आपको बता दूं, पहले यदि लीगल ओपिनियन भी लेनी होती थी एनआईए को, तो वह फाइल जो है हमारे गृह मंत्रालय को आती थी। और गृह मंत्री बनने के बाद मैंने ये आदेश किया, जब मुझे जानकारी मिली इस बात की, तो मैंने कहा कि जो कुछ भी लीगल ओपिनियन भी लेनी है एनआईए को, तो सीधे जो है लॉ मिनिस्ट्री को भेजकर अथवा अटॉर्नी जनरल को भेजकर, सॉलिसिटर जनरल को भेजकर वो अपनी ओपिनियन ले सकता है। गृह मंत्रालय वो पत्रावली आने की कोई जरूरत नहीं। अभी जो केस, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ऑटोनॉमी और दूसरी क्या हो सकती है? नहीं, इससे जहाँ केस के अंदर जो एफिडेविट की बात हुई है बहुत बार, उसके अंदर अभी जो आपने किया है कि उसके अंदर का कि टेप भी हम निकल गया कि आपके ऑफिसर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको क्या बोलना है। ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा आपने देखा होगा, देखा आपने इंक्वायरी भी की होगी, पूछा भी होगा छपने के बाद। देखा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने इसकी जांच पड़ताल की है। उनका कहना था कि स्वाभाविक है, जो जांच करेगा व्यक्ति लोगों से आग्रह करेगा कि आप आइए और हमको यह बतलाइए। लेकिन सामान्यतः इस प्रकार के मामलों में लोग बयान देने में अथवा वहां जाकर कुछ बोलने में हिचकते हैं, संकोच करते हैं, आप तो सवाल भी बता रहे हो, जवाब भी बता रहे हैं कि ये देना आपको। जैसा मैंने जो बात की, जो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा, कहा आने के लिए, कहा साहब हम क्या बतलाएंगे, हमने तो देखा नहीं है। कहा भाई यही बतला देना, लेकिन हम सभी लोगों को बुला रहे, यही बतला देना आप कि मैंने नहीं देखा है। तो मैंने इसमें कोई
मैं नहीं समझता हूं कि अपराध किया है उन्होंने। तो जो एनआईए के जो आज आ रहे जैसे अच्छा, प्रज्ञा वाला है, यदि वहाँ मैं पर- अपराध उस व्यक्ति का तब मैं मानता जब ये कहता कि नहीं नहीं भले ही न देखा हो लेकिन आकर कह दो कि नहीं फला ने नहीं, वो ये तो बात पेपर नहीं, पर एक गायब किया। ये सवाल ऐसा आप तो नहीं पूछेंगे, किया है ना। आप ऐसा जवाब देना चाहिए आपको। नहीं। ये एक एडिशनल सेक्रेटरी कह रहा है। अब भाई उधर की बात तो आपने सुनी नहीं है कि वह क्या कह रहा है। मैं कह रहा हूं कि मैंने स्वयं ही जानकारी हासिल की ना। उसका कहना है कि उधर का व्यक्ति कह रहा था कि साहब मैं क्या आऊँगा, हम तो कुछ जानते नहीं, हमने देखा नहीं। तो उसने कहा कि ये कंसर्न जो है इससे संबंधित जितने लोग और जो सवाल और जवाब जो उसने किया उसके ऊपर आपको लगता है आपत्तिजनक कोई नहीं था? सबको इंट्रोगेट कर रहा हूँ, इसलिए तुम भी आ जाओ, तुमको जो कहना है वो कह देना। क्योंकि यदि हम कंपेल नहीं किया हम लोगों ने कि तुम आओ किसी को इम्प्लिकेट करने के लिए यह कह दो वह कह दो, ऐसा नहीं। ऐसा किया होता तो मैं समझता हूँ कि वही इंक्वायरी फेयर नहीं थी। मैं उसके से लेके जा रहा हूँ जो आपसे सीधी जुड़ी हुई है, जो नक्सलवाद है, माओवाद है, इस तरह की जो चल रही थी घटना है, उसके ऊपर आपको लगता है कितना कंट्रोल आप कर पाए? क्योंकि काफी लोग मरे हैं 2 साल के अंदर भी। हाँ, काफी लोग मारे गए, शहीद हुए हमारे जवान। लेकिन आप पूरे आंकड़े उठाकर देख लीजिए, पहले जितने सिविलियंस मारे जाते थे, हमारे सुरक्षा बल के जवान जो मारे जाते थे, विगत 2 वर्षों में कितनी कमी आई है आप उठाकर देखेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि विगत 10-12 वर्षों में सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर इस समय माओवाद है। छत्तीसगढ़ में ज्यादा मरे पिछले। नहीं, आप उठाकर देख लीजिए। मैं तो यही तो कह रहा हूँ। नहीं, क्या उसके कारण क्या लगता है, वो क्या किया? नहीं, मैं एक तो डेवलपमेंट का काम भी हम लोगों ने तेजी के साथ किया। आप जाकर देख लीजिए जो माओवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें डेवलपमेंट के काम भी तेजी के साथ हुए हैं। और हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने भी जिस प्रकार से उसको सेंसिटाइज करना और जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है वो किया है। नहीं, नक्सलवाद का सबसे बड़ा कारण तो आर्थिक रहा है, उसकी वजह से होता है। ये तो है नहीं, ये केवल नहीं कह सकते, केवल आर्थिक कारणों से किसी की हिंसा नहीं की जा सकती। नहीं, मैं ऐसा मैं नहीं मानता। तो नक्सलवाद तो आर्थिक है ना, उसको आप क्या समझते हैं? ये एक बहस का विषय है, इसलिए उस पर मैं ये नहीं कहूँगा किन कारणों से हो, तक बहस का विषय है। लेकिन कोई भी कारण हो, लेकिन किसी को हिंसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और मैं 2 टूक शब्दों में बतलाना चाहता हूँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए, कोई बात करना चाहता है, कोई बात करने की तो आपने कोई कोशिश भी नहीं की ना उनसे। पहली मैं गृह मंत्री बनने के साथ तब से 4-5 बार कह रहा हूँ, कोई अपनी बात रखना चाहता है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मनवाना चाहता है तो कर सकता है। उसमें नक्सलवादियों से अभी बातचीत के दौरान खुले निर्दोष और गरीबों की हत्या करने की इजाजत किसी को नहीं दी। पर आप नक्सलवादी तो ये इजाजत नहीं दूं। टॉकिंग टेबल पर आते हैं डिस्कशन के डायलॉग के लिए, अगर नक्सलवादी आते हैं तो आप तैयार हैं उसके लिए? नहीं, यदि हथियार रखकर कोई भी बातचीत करने के लिए इस देश का कोई भी व्यक्ति तैयार हो हथियार रखकर, तो हम उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? मतलब आपको लगता है जो अभी जितने केसेस नक्सलवादी जो वहाँ पर बनाए जा रहे हैं आपके ऊपर केसेस, कुछ लोगों को आप परमिशन तो देंगे ना बाहर आने की? ना दे, यदि कोई करे तो पहले कहे साहब मैं हथियार छोड़ने को तैयार हूँ और हमारा ऑर्गेनाइजेशन आपसे बात करना चाहता है। नक्सलवाद से जो लड़ रहे हैं पुलिस के लोग, जो शहीद होते हैं, उनको कहना यह है कि हमारे पास उतने आधुनिक हथियार अभी भी नहीं है जितने होने चाहिए थे। नहीं, हम लोग और अधिक आधुनिक हथियार मुहैया कराने की हम कोशिश कर रहे हैं, जितना अधिक से अधिक हो सके। लेकिन मैं सचमुच में बतलाऊं कि हमारे सुरक्षा के जवानों ने जिस प्रकार के अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है। और उनकी इस बहादुरी को सचमुच में सैल्यूट करता हूं। पर आपने नक्सलाइट को लड़ने के लिए पुलिस को पिछले 2 साल के अंदर आपने कोई नई बात की होगी जी? क्या किया आपने उनके लिए, पुलिस वालों को ज़्यादा चुस्त बनाने के लिए? बहुत कुछ किए हैं और बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं। एक जो क्रिटिसिज्म आता है होम मिनिस्ट्री के खिलाफ ये आता है कि पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर आपने पैसा नहीं खर्च किया, पुलिस रिफॉर्म बिल्कुल बस्ते में बंद पड़े। ऐसा नहीं है। 14 फाइनेंस उसके लिए बजट भी नहीं है आपके पास। नहीं, अब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद वो स्कीम समाप्त हुई थी पुलिस मॉडर्नाइजेशन की। अब जब पुलिस मॉडर्नाइजेशन की स्कीम ही समाप्त हुई तो मैं कहाँ से कर दूं? नंबर 1, नंबर 2। इसका सुना कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन की स्कीम पूरी हमारी बात तो सुनिए। अब जो है पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से बात हमारी हुई है और वह स्कीम अब रिवाइव हो रही है। मैं ये जानकारी नहीं, पर आपको पहले से पता होना चाहिए था कि पुलिस रिफॉर्म तो हुए नहीं। देखिए, तो बंद कैसे हो गई वो? दूसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से जो सरकार, मोदी सरकार की इतनी आगे सोचती है हर स्टेप। मैं वो आ रहा हूँ ना, पुलिस रिफॉर्म और पुलिस मॉडर्नाइजेशन का जहाँ तक सवाल है, वो केवल सेंटर के पैसे से ही कुछ करोड़ चले जाते हैं, उससे नहीं होता है। 500 करोड़ से बजट में, मैं सुनिए तो स्टेट गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है। लेकिन पूरी बात मेरी सुन लीजिए, पहले जो सेंट्रल रेवेन्यू होता था उसका केवल 32% स्टेट्स को मिलता था। अब हम लोगों ने एक पहली बार इस आज़ाद भारत के इतिहास में 32% से बढ़ाकर 42%
सेंट्रल रेवेन्यू का शेयर जो है स्टेट्स को देना प्रारंभ किया, तो क्या पुलिस मॉडर्नाइजेशन और पुलिस रिफॉर्म का काम नहीं हो सकता? राज्य सरकार ने 42% पे तो किया आपने, ठीक है, किया, फाइनेंस कमीशन पैसा तो दिया फाइनेंस ना। कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद किया आपने, उससे पहले तो अपने आप तो नहीं किया, वो तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, आपने किया डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसमें कैबिनेट चेंजेस भी कर सकती थी, पर 42%, लेकिन हम लोगों ने चेंज नहीं किया। राजनाथ जी आप भी जानते हैं, मैं जानता हूं 42% में स्टेट्स को कितना फायदा हुआ। जैसे अखिलेश की बात भी करूंगा मैं, उसके बाद अरे ये कहने नहीं, मैं भी करने वाला हूं आपसे, पर उससे कितना फायदा हुआ, किस स्कीमों पर आपने कटौती की, ये मैं पूछूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उनका कहना ये भी है कि आपकी पार्टी जो है कम्युनलिज्म को, जो इंटॉलरेंस को बढ़ावा देती है हर जगह। कोई एक मिसाल कोई दे सकता है? नहीं, यूपी में तो रोज ही हो रहा है। क्या हो रहा है? आपने कौन दे? जैसे कैराना की बात उठाता हूँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कारण है कि जब भी समाजवादी पार्टी आती है तभी इस प्रकार के हालात पैदा होते हैं? सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं गृह मंत्री राजनाथ जी की। मैं ब्रेक से पहले पूछा था, आपने कहा 42% बढ़ा दीजिए आप प्रधानमंत्री 32 से 42% कर दिए। तो उसमें कई ऐसी स्कीम हैं जो आपने मर्ज कर दी। 42% तो कर दिया आपने, सेंट्रल स्कीम आपने काफ़ी सारी मर्ज कर दी, कुछ लोगों को पैसे उससे कम भी हो गए, जैसे अखिलेश ने कहा कि मेरे को 9,000 करोड़ रुपए कम मिला। सुनिए प्रभु जी, जो सारे कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो अखिलेश का नाम ले रहा हूँ, उसने कहा 9,000 करोड़ रुपए मेरे को कम मिला। अब कहने दीजिए, उसका तो कोई जवाब तो मैं देना नहीं चाहता हूँ। वो कहते पुलिस रिफॉर्म के लिए भी कोई पैसा नहीं हमारे पास, और हमारे को 9,000 करोड़ रुपए हमारे को कम मिला। ये बताइए, जो पहले 32% सेंट्रल रेवेन्यू का शेयर मिलता था, उससे 42% हम लोगों ने कर दिया, तो क्यों नहीं उसमें स्कीम आप जो 32% में सेंट्रल स्कीम शामिल नहीं थी कई सारी। नहीं देखा, ऐसा ना, अब भी कुछ सेंट्रल स्कीम्स के लिए फंडिंग यहाँ से होती है। हाँ, अभी भी होती है, पर कुछ सेंट्रल स्कीम्स हो सकती हैं कि जिसमें कि वो नहीं होती है, लेकिन जब ऑलरेडी हम शेयर राज्यों का बढ़ा दिया तो मैं समझता हूँ कि उससे जो है राज्य सरकारें अपना काम करेंगी। मतलब आपके 9,000 करोड़, मैं अखिलेश से बार बार इसे पूछा क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, देश के वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो आपको लगता हो कि उनकी त्रासदी जो है, अगर 9,000 करोड़ आपने नहीं दिया तो आपकी पार्टी के खिलाफ जाएगा ना? वो तो नहीं, आप कैलकुलेशन ठीक से करिए, पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। जितना पैसा इस बार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को मिला है, मैं कह सकता हूँ कि आज़ाद भारत के इतिहास में उतना कभी नहीं मिला है। सारे स्टेट्स की, वो तो आप 42% कहेंगे तो आज तक नहीं मिला, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। पर मैं सवाल इसके ऊपर बार बार आ रहा हूँ, सेंट्रल स्टेट की कोई बात करते हैं। मुख्यमंत्री को जिनको मैं मिला, उनका कहना है कि सेंट्रल स्टेट इंटरेक्शन जितना पहले होता था उतना अब नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 बार नीति जब आप देखिए, मैं समझता हूँ कि 2 बार आप नीति आयोग की मीटिंग की 3 बार, 2 वर्षों के अंदर हमारा ख्याल है कि कम से कम 3 या 4 बार प्रधानमंत्री जी का स्वयं जो है सारे मुख्यमंत्रियों को मिलाकर उनके साथ संवाद हुआ है। हाँ, उसके अतिरिक्त भी अलग से भी भिन्न भिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जो भी प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं मिलते हैं। मुझसे भी, मैं समझता हूँ कि अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री मुझसे भी मिलते हैं। वहाँ की राज्य की समस्याओं को लेकर कभी राज्यपालगण भी आते हैं, वो भी मिलते हैं और राज्य की समस्याओं को बतलाते हैं। ऐसा नहीं है किसी प्रकार की संवाद में कमी है। अभी हाल में ही केरल के जो मुख्यमंत्री हुए हैं, नहीं वो तो नए आए थे, उन्होंने कर्सी कॉल की तो मिले, जयललिता भी आई थी मिलने के लिए। उसके बाद सवाल ये कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नया अच्छा नारा जो प्रधानमंत्री लगाया था, हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं कहते हैं उसके विपरीत चल रहे हैं, कन्फ्रंटेशन हो रहा है जगह। देखिए, हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो होंगे तो अपना कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए, वो बोल रहे होंगे, लेकिन ऐसा क्योंकि वो कहते हैं राजनाथ जी जो है सबसे ज्यादा उनको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म माने ये एक जिसे कहते हैं कि सहकारी संघवाद, हाँ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोगों ने जितने अधिकतम कदम हो सकते हैं वो कदम उठाए हैं। कहाँ क्या आपने कांग्रेस की 2 सरकारें डिसमिस करने की कोशिश की, डिफेक्शन करा दिया आपने, अब वहाँ फ्लोर पर टेस्ट नहीं करने दिया। ये बताइए, जबकि उत्तराखंड में फ्लोर पर जब टेस्ट हो रहा था तो 9 कांग्रेस के ही विधायकों ने खड़े होकर उसका एप्रोप्रिएशन बिल का जो विरोध किया था, हम लोगों ने विरोध नहीं किया। उनका बजट भी आपने नहीं दिया अभी तक। मैं ये पूछता हूँ आपसे, ये बताइए, दिया था पर फ्लोर टेस्ट तो उन्हें देते ना वहाँ पर। यह तो उनके अपने अंदर जो असंतोष पैदा हुआ उसके परिणाम स्वरूप वह सरकार गई। यदि वह 9 विधायक कांग्रेस के साथ रहे होते तो मैं समझता हूँ ऐसी संकट की स्थिति पैदा होती ही ना। पर उसके बाद गवर्नर ने कहा कि फ्लोर टेस्ट होगा, तो आपने यहाँ से ऑर्डर करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया उसके ऊपर। यदि कांग्रेस की नाव में ही यदि छेद हो गई है
और उस नाव को यदि पानी में आप उतारेंगे तो बट नेचुरल है कि नाव में पानी भरेगा और वह नाव डूबेगी, तो उसके लिए पानी का दोष नहीं है ना भाई। अब तो पानी का देखिए, नाव अगर डूब रही है उसमें 9 लोग कांग्रेस के जो बैठे हैं, जो आज बीजेपी के सदस्य हैं, तो उनको बचाने के लिए आपने नाव भी डुबो दी बाकी की। नहीं हम लोग उन लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराया ना आपने, वो तो बीजेपी के साथ अलग भाई। हम ये कहते हैं कि मान लीजिए वो कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में जाएंगे, नहीं तो हमने इसका प्रूव हो गया ना कि आपका उनसे साथ लेना देना कुछ था। बिल्कुल ये कांग्रेस को रोकना चाहिए था, कांग्रेस को रोकना चाहिए। आप विरोधी दल में थे तब आप कहते थे कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए हमेशा। आपने हमेशा लड़ाई की, बीजेपी सबसे ज्यादा डिसमिस की गई सरकार है, तो इस बार आपने फ्लोर टेस्ट होने नहीं दिया। एक फ्लोर टेस्ट आपने अरुणाचल में कराया, वहाँ होटल में मीटिंग करा के कराई, तो आपको लगता नहीं है वहाँ का भी जो संकट पैदा हुआ, वह संकट ये कांग्रेस का आंतरिक संकट था। कांग्रेस में ही डिवीजन हो गया, 2/3 लोग टूटकर कांग्रेस के अलग हो गए, राजनाथ जी, और अलग से उन लोगों ने उत्तराखंड में तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ जजमेंट दे दी। अरे कहाँ दिया है? दिया तो है, रिस्टोर कर दी गवर्नमेंट को कि आपका फैसला गलत था। आप देखिए अभी आ रहा है, तो ये गवर्नमेंट कैसे बनती? मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट कैसे बनाते? ये कांग्रेस के 2/3 लोग जो निकले हैं अरुणाचल प्रदेश में, उन्हीं लोगों ने इस समय सरकार बनाई है, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है जी। पर वो दोबारा जीत गए ना कॉन्फिडेंस वोट। कौन? वो जीत गए ना, जीत गए। तो हम क्या करें? सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि फ्लोर टेस्ट वही होना चाहिए, जिसकी वजह से आपने हुआ ना फ्लोर टेस्ट। आपका प्रेसिडेंट रूल तो उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया ना। फ्लोर टेस्ट हो गया, हमने किया ही नहीं था, तो कांग्रेस का आंदोलनी मामला था। ये हम लोगों को दोषी आप क्यों करार करते हैं? दिल्ली में भी आप कह रहे हैं दिल्ली सरकार जो ये हमारी प्रतिबद्धता है। केजरीवाल जो पूरी सरकार तो है नहीं, आधी सरकार है, आधी आपके बड़े दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तो हुए हैं, पर अल्टीमेटली तो आप ही होम मिनिस्टर चलाती है वहाँ की। अब इसको नहीं भूलना चाहिए कि यह फुल फ्लेज्ड स्टेट नहीं है। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आधी सरकार है, वो यूटी है। यदि इसको मानकर चलेंगे तो जो भी संवैधानिक प्राविधान है, उन प्राविधानों के तहत यदि सरकार काम करती है, मैं समझता हूँ किसी के लिए कोई कठिनाई नहीं आएगी। नहीं, अभी आपने उनके बिल सारे वापस भेज दिए उठाकर। अरे भाई, जो कुछ भी किया, मैं कहता हूँ मान लीजिए यदि गलत किया है, यदि आपको लगता है कि हमने गलत किया है, तो आप कोर्ट चले जाइए। नहीं, कोई बात नहीं। राजनाथ जी, वो एक चीफ मिनिस्टर काम कर रहा है, उसकी चुनी सरकार है, उसने अगर बिल पास किए हैं, आप उससे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो काम भी हम कर रहे हैं संवैधानिक प्राविधानों के तहत कर रहे हैं। आपको लगता है यदि गलत है तो आप अदालत कोर्ट जाइए, कोर्ट जो जजमेंट दे देगा हम मान लेंगे। मतलब आप दिल्ली के जो वासी जो हैं, उनका जो मैंडेट है उसको आप नहीं मानते? हम गलत नहीं कर रहे हैं, संवैधानिक प्राविधानों के अनुरूप कर रहे हैं। नहीं तो आप ऐसे भी हो सकते हैं कि उसके बाद आप संवैधानिक प्राविधानों से हटकर यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो कैसे उसकी इजाजत दे दी? नहीं, मैंडेट में तो आपको मैंडेट मिला, ये इसलिए मिला कि आप दूसरी सरकारों को नहीं काम करने दें। हम कहाँ कह रहे हैं? हम कहाँ नहीं काम करने दे रहे हैं? एलजी उनकी काम रोज टांगड़ आता है। इनके आपने एमएलए आज इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया आपने दिल्ली विदेश में। एक काम कोई बताइए, ऐसा नहीं एमएलए पकड़ लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा लिए। भाई सीधी बात मैं कहता हूँ कि लगता है कि हम परेशान कर रहे हैं तो अदालत बैठी है, अदालत में कोई आ सकता है। तो केजरीवाल के सारे आरोप आपको लगता है गलत है? कोई सवाल ही नहीं है। हम भाई बिल्कुल मैं मानता नहीं है उनको। आपको लगता है केजरीवाल को अच्छा काम कोई किया है? हर सरकार को सहयोग करना चाहते हैं, हर सरकारों को हम सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि इस हकीकत को समझते हैं कि भारत को यदि एक सशक्त भारत बनाना है, जब तक सारे राज्य यदि सशक्त नहीं बनेंगे, सारे राज्य यदि विकास नहीं करेंगे, तब तक भारत को विकसित भारत, सशक्त भारत नहीं बना सकते। सारे राज्यों में से बहुत सारे को जानते हैं। आज सबसे बड़ी पार्टी आपकी पार्टी है, 10 राज्यों में आज राज कर रहे हैं, तो बढ़ गए हैं आगे से पहले। कांग्रेस नंबर 2 पे आ गई है, पर उसके बावजूद भी बाकी जितने भी है, हर एक से आपका कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप स्टेट्स के साथ नहीं है। सभी के साथ है, सभी के सब कंप्लीट कर रहे हैं। आप ये बताइए किसके साथ नहीं? मैंने आपको बता दिया अभी, एक नीतीश कुमार बता देता हूँ आपको। नीतीश कुमार भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आपको। अच्छे संबंध आए थे, प्रधानमंत्री जी से भी उनकी मुलाकात हुई, हम लोगों की भी बातचीत मुलाकात। चुनाव के दौरान यदि कोई भाषण हो जाए, उस आधार पर भी कहा जाए कि कोई कटुता पैदा हो गई, ऐसा नहीं। पर लोगों का उनका कहना यह भी है कि आपकी पार्टी जो है कम्युनलिज्म को, जो इंटॉलरेंस को बढ़ावा देती है हर जगह। कोई एक मिसाल कोई दे सकता है? नहीं, यूपी में तो रोज ही हो रहा है। क्या हो रहा है? कौन दे रहा है? कैराना की बात उठाता हूं मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि जब भी समाजवादी पार्टी आती है तभी इस प्रकार के हालात पैदा होते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी आती है, जिन भी राज्यों में आई है, वहां पर क्यों नहीं हालात पैदा होते? नहीं, वो तो जब आप पावर में आते तब नहीं होते, उसके पहले तो होते हैं ना। बात बताइए ना, कैराना में उन्होंने चैलेंज दिया आपको, उन्होंने कि जब आपकी सरकार थी तब आप थे, तब भी लोग कैराना छोड़ के गए थे। जो आपके फैक्ट्स दिए कि आपने 500 ये लोग छोड़ गए, आपने भी रिपोर्ट मांगी है। हुकुम सिंह जी ने ये कहा ना कि इसको जो है सांप्रदायिक नजरिए से नहीं, पहले शुरू तो ऐसा ही किया उन्होंने ना। आपने भी रिपोर्ट मंगाई है, होम मिनिस्ट्री ने भी। आपकी रिपोर्ट मिली है कि नहीं मिली मेरे को पता नहीं। अभी आ रही है, क्योंकि कुछ राज्य सरकार से आई है, कुछ और जैसे अभी लोग धरने पे बैठ के वहाँ पर की गौ हत्या के मामले में आप केस दर्ज करो, एमएफआई करो इशलाक के ऊपर। इस तरह के जो चुनाव से पहले आपने, ऐसा क्यों लगता है कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं तब ये कम्युनल इशू कोई कहने को कह दे, मैंने अपनी कमजोरी किसी कोई देखेगा नहीं।
अपनी कमजोरी नहीं मानेंगे। भाई किराना में जो आप ही खुद कह रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि इसको कम्युनल इशू मत बनाइए। हम किसी भी मैं कम्युनल इशूज हम किसी भी मामले को नहीं बनाना चाहते हैं। मान लीजिए यदि कोई अपराधी है और मान लीजिए जो मुस्लिम अपराधी है, तो हम उसको मुस्लिम इस्लाम को मानने वाला है तो हम उसको मुस्लिम अपराधी कहेंगे। यदि कोई अपराध करता है तो उसको हम कहेंगे कि हिंदू अपराधी है। अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई पंथ नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। मैं समझ सकता हूँ एज ए होम मिनिस्टर ये सब नहीं कहते, पर जब ऑपोजिशन में थे तो आप नाम कभी लेते नहीं थे, कहा कभी मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ मैंने कभी नहीं कहा। क्योंकि अब जब आपने शुरू बात की है कभी नहीं कहा। जो आतंकवाद की बात करी, क्योंकि हर जगह आपको देखता है आपकी पार्टी यू टर्न कर रही है, ऐसा एक ऑपोजिशन का कदापि नहीं। क्यों पाकिस्तान पे किया आपने? पहले कहा था कि चुनाव के दौरान हम देखेंगे कैसे होता है, बात नहीं करेंगे उससे, जब तक डायलॉग आपने बात नहीं करने दी। नहीं, जो भी बात हुई है वो आतंकवाद के मुद्दे पर बात हुई है और किसी दूसरे मुद्दे पर आपने कहा तो बात ही नहीं करेंगे जब तक ऐसा नहीं, जब तक अपने स्टेट से वो टेररिज्म जब भी बात करेंगे तो आतंकवाद के मुद्दे पर बात करेंगे, यह है ये पहले स्टैंड जो था। और इस बार भी जो बातें हुई वो आतंकवाद के मुद्दे पर बात हुई है, इसके अतिरिक्त किसी मुद्दे पर बात नहीं। आपने ऑपोजिशन में खड़े होकर के लोगों को बातचीत रुकवाई। आपने कहा कि बातचीत बंद होनी चाहिए जब तक वहां पाकिस्तान की क्षेत्र से टेररिस्ट कैंप बंद नहीं होते। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे तो आदरणीय अटल जी के समय भी जब मिस्टर मुशर्रफ ने ये कमिट किया कि हम आतंकवाद नेपाल में किया था उन्होंने कि हमारे यहाँ नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, तब जाकर बातचीत का उसके बाद हो गया। आपको देखा क्या किया उसने? नहीं, उसके बाद जो किया वो तो उसका दोष है ना। हम अभी भी लेकिन हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो वसूल है, हम तो उससे नहीं डिगे। पर अब देखो पठानकोट हो गया, अभी उसके बाद प्रधानमंत्री चले गए उनके बर्थडे पार्टी में, उनके बेटे की बर्थडे पार्टी जिससे भी शादी की थी उसके बाद हुआ है। उसके बाद हुआ ना, तो आप जब जाते हैं उससे उल्टा हो जाता है। हर के बावजूद वो हमारे पड़ोसी देश हैं। हम लोगों ने एक कोशिश की नई सरकार आने के बाद कि एक बार सारे पड़ोसियों के साथ जितने अच्छे रिश्ते बन सकें, रिश्ते हमने बनाने की कोशिश जो कांग्रेस यदि नहीं कर पाता है कोई, तो मैं समझता हूं कि फिर जैसा वो करेंगे। विरोधी दलों का ये कहना कि जितने भी काम आपने किए पहले यू टर्न ले रहे हैं हर चीज पे, किसी चीज चाहे पाकिस्तान पे हो। अब आपने यू टर्न लेने की कला यदि किसी के पास है तो वो कांग्रेस के पास है, दूसरे लोगों के पास वो तो हार गए ना, उनको हरा दिया लोगों ने, हरा दिया ना। तो आपने जैसे न्यूक्लियर डील के ऊपर विरोध किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, आपने देखा ना हम लोगों को जिता दिया, फिर से असम में भी जिता दिया। न्यूक्लियर डील पे आपने यदि बराबर यू टर्न लेने वाले होते ना तो हम लोगों को भी सबक सिखा देते। न्यूक्लियर डील में आप लोगों ने विरोध किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन का सपोर्ट किया, सीपीएम के पैसा लेकर के लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की। अब उस वक्त की स्टैंड और आपकी स्टैंड में कितना फर्क है आपका? अल्टीमेटली सपोर्ट तो किया, नहीं अल्टीमेटली कहाँ सपोर्ट किया आपने? विरोध किया उस 1 2 3 के ऊपर आपने विरोध? वो बातचीत में पास तो हो गया, पर आप उस वक्त विरोध में थे। उस समय हमारे कुछ वो थे, एफडीआई में आपने विरोध किया, कुछ ऑब्जेक्शंस थे हमारे, एफडीआई में आपने विरोध किया, कुछ अब आप एफडीआई के फेवर में सारे के सारे ट्रूथ। नहीं, एफडीआई के पूरी तरह से विरोध में हम लोग कभी नहीं रहे। पूरी तरह आपने कहा एफडीआई होनी चाहिए, बस प्रिकॉशन इतना लेना चाहिए कि देश की आर्थिक स्वायत्तता पर किसी भी सूरत में तो आपने पूरा खोल दिया, आपने इंश्योरेंस में आपने हम इंश्योर करेंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत की आर्थिक स्वायत्तता पर किसी भी सूरत में आंच ना आने। पर आप बदल तो गए ना अपने से, बदले नहीं, आपने 100 इंश्योरेंस में अपोज किया पार्लियामेंट के अंदर, आपने बैंकिंग में अपोज किया, सिविल एविएशन में अपोज किया, डिफेंस में अपोज किया। समय के साथ आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजों में अपने कुछ डिसीजंस जो है कुछ ना कुछ कभी रिव्यू करने पड़ते हैं। तो सत्ता में आने के बाद आपको लगा कि रिव्यू करना चाहिए? नहीं, जहां पर लगा कि अब यहां पर ये करने की जरूरत है वहां किया, लेकिन देश को हम लोगों ने आश्वस्त कर रखा है क्या होगा कि हम आर्थिक स्वायत्तता आपने इतनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया एकदम, फायदा क्या होगा उसका? अब फायदा तुरंत दिखेगा, जो दिखना होगा। चाइना से आप इतने पैसे ले आए, आपका साउथ अफ्रीका के साथ अच्छा। देखिए, जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, आपको भी शायद इस बात की जानकारी होगी, चाहे अमेरिका हो अथवा चाइना हो, उसमें भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उतना नहीं हुआ है जितना कि 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर में भारत में हुआ। कहाँ दिखाई कहाँ देता है वो? आप कहते हैं हमारा ग्रोथ रेट सबसे हाईएस्ट है। मैं आपसे कह दूं, आज आप फैसला कर लें कि मकान बनाना है आपको, और मैं कह दूं 4 दिन के बाद मैं आपसे पूछूं कि अब मकान कहाँ दिखाई दे रहा है, ये तो आप कहिए ना, आएगी, आई नहीं है। नहीं, आई है और आ रही है। नहीं, अगर एफडीआई आ रही है, जैसे सब लोग कहते हैं, और आएगी भी, 48% बढ़ी है पिछले 2 सालों के अंदर, ये आपके आंकड़े हैं। परंतु सवाल ये है कि आर्थिक ग्रोथ भी सबसे ज्यादा हुआ है, 7.9% हो गया है, हो सकता है 8% भी हो जाए। देखिए, ये तो मानेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में जो है 6.9% जो है जीडीपी की ग्रोथ रेट रही है। कांग्रेस के समय लेस देन 6% आ गई थी,
वो तो आपने जो बेस ईयर चेंज कर दिया, इसलिए बढ़ गया। क्या बेस बोला, ईयर आपने चेंज किया हर है, चीज पर आप पर वही फिर कहेंगे। भी आपकी ग्रोथ रेट पहले बेटर है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि जब मैं ये पूछना चाहता हूं, मान लीजिए हमने 10 वो नहीं साल के average किया, उनकी- आदरणीय अटल जी की सरकार थी, उस समय 8.4% तक जीडीपी की ग्रोथ रेट पहुंच गई थी। हाँ पहुंची थी। 10 वर्षों में इस कांग्रेस ने लाकर उसको 5 पॉइंट समथिंग पर ला नहीं, वो दिया। तो लास्ट 2 साल के अंदर रहा, उससे पहले तो आ गई ना, नहीं 8.4% नहीं रही है कांग्रेस के समय का। 9% भी नहीं है उनकी एक साल। तो वो थोड़े पर मैं समय के सवाल लिए, कुछ महीनों के लिए थी। जितना ग्रोथ हुआ है, क्यों हुआ है, उसकी वजह से महंगाई पे क्या असर पड़ा है, नहीं पड़ा, मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप 14 साल से यूपी से बनवास रखा है आपने, कम से कम 14 साल का आपका बनवास खत्म होगा कि नहीं फिर? नहीं, मैंने मुझे जनता सपोर्ट करेगी उत्तर प्रदेश में, बनवास वगैरह की बात छोड़ी। नहीं, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं दोबारा जाके वहाँ, क्योंकि आपसे बड़ा नेता कौन है वहाँ? उत्तर प्रदेश में चेहरों की कमी नहीं है। नहीं, चेहरों की तो कौन सा चेहरा, एक नाम बता दीजिए आप। बहुत सारे नाम हैं। नहीं, चेहरों की कमी जो चुनाव जितवा सकता हो। आप देखिएगा, अब आएगा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी, हम लोग फैसला करेंगे। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से। अब तो बात मानेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आप तर्क जो में मान- तर्क जो इतने मानने- स्ट्रांग देते हैं, कई बार उसका जवाब देते हैं, देने भी नहीं। नहीं, जो मानने लायक होगा वो जरूर नहीं, मानेंगे। आपने जो जो नहीं कहा, मानने लायक होगा उसको नहीं, कैसे ग्रोथ जो मानेंगे? आपका 79% में उसके ऊपर डिस्कस, क्योंकि ये बहुत एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है पिछले 2 साल में, बेरोजगारी बढ़ी है, मकान बिक नहीं रहे हैं। 10 लाख मकान तो दिल्ली एनसीआर में पड़े हुए हैं जो बिक नहीं रहे। प्रभु जी, मैं एक सवाल का केवल मैं जवाब अब चाहता हूं। जब इकोनॉमी पर आप चर्चा कर रहे हैं, इसे तो स्वीकार करेंगे, सारा विश्व इस हकीकत को स्वीकार कर रहा है कि दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, यानी सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो भारत की है। इसको तो सारा विश्व स्वीकार कर वो रहा तो है। फिगर्स आप जो होंगे सरकार की फिगर्स को कौन विश्वास नहीं नहीं, करेगा? हमारी फिगर देने से नहीं होता है। आपकी फिगर क्योंकि बहुत आपने सारी बेस ईयर बदल दिया। इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, बहुत सारी रेटिंग पर घर क्यों नहीं एजेंसी- बिक रहे? रेटिंग घर क्यों नहीं एजेंसी- बिक रहे? अरे मैं कह रहा हूं कि आप पहले बोलिए, पहले इस बिकते बात- थे ना? पहले आप ये नहीं, मैं कहिए। पहले कहा 7.9% आपकी ग्रोथ रेट होने वाली है, पर हमारी बात सुनिए। दिखाई टमाटर आपका जो है कितने महंगा मिल रहा है, दाल जो आपके जब देखिए, रिकॉर्ड ऐसा किया है, 70 से कुछ- 200 रुपए किलो हो गई। पहले भी टमाटर, कुछ ऐसे आइटम्स हैं कि उनकी कीमतें बढ़ती रहती हैं। दाल की तो नहीं बढ़ती कीमत, सीजन जितने फिर पर। 2 साल से नहीं, बढ़ी नहीं, हुई है। पहले की दाल की कीमत पर बढ़ी है। 140 लेकिन दाल के बारे में सुन लीजिए। कौन सी चीज सस्ती हुई है आपके राज्य में, बताइए मेरे देखिए, इस समय हम लोगों के पास जो है बफर स्टॉक जो है दाल का हो गया है। हम लोगों ने सभी राज्य सरकारों को यह कहा है कि यदि आपके यहाँ दाल की कमी है तो आप बफर स्टॉक से हमारे दाल ले लीजिए, ताकि दाल महंगी आपके राज्य में न होने पाए। ये सभी मुख्यमंत्रियों से हम लोगों ने अनुरोध किया। पर कीमत बढ़ने के कारण क्या है फिर? अगर विकास हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, या कुछ और चीज, विकास का मतलब है हर चीज में। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर आपका माइनस पे आ गया, 1% पे आ गया नीचे। एग्रीकल्चर में कोई ग्रोथ, आप तो किसान हैं, आप जानते हैं। सूखा कितने, आधे देश के अंदर सूखा पड़ा हुआ है, उसके लिए आपने पैसे नहीं देखिए, दिए। सूखा पड़ने के कारण अब एक प्राकृतिक आपदा है। अब प्राकृतिक आपदा पहली बार आने के सुना कारण है तो नहीं, पहले जब आती थी तब नीचे नहीं आता था, ऐसा नहीं है। समझिए, एग्रीकल्चर आपके यहाँ जब ग्रोथ की बात करते हैं आप, एक्सपोर्ट्स आपके कम हुए, इंपोर्ट आपके कम हुए, एग्रीकल्चर आपकी प्रोडक्शन कम हुई, तो उसके बाद ग्रोथ हुआ कहाँ, ये तो दिखाई देना कम से कम। नहीं तो मैं कहता हूं कि आपको ग्रोथ नहीं दिखाई देता तो कोई एक प्रश्न का मैं जवाब चाहता हूं कि कैसे सारी क्योंकि दुनिया, आपने फिगर्स बदल दी, बेस ईयर बदल दिया आपने। नहीं, दूसरा आपने जवाब तो इसका तो बनता नहीं ना कोई भी, कि आपने कैसे ग्रोथ की। ठीक है, हमारी इमेज बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय इमेज हमारी बढ़ी है, उसके बावजूद भी आपके खिलाफ श्रीलंका आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कैसे बढ़ा है, विदेशी मुद्रा का भंडार हमारा कैसे बढ़ा, 652 बिलियन डॉलर, ये कैसे हो गया? मैंने 352 बिलियन डॉलर, ये कैसे हो गया? मैंने आज तक जितना हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार रहा है, उससे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार है कि वो तो हर साल बढ़ता थोड़ा थोड़ा। जब अटल जी ने टेक ओवर किया था तब 322 हो गया था तब भी। तो ये बताइए, जो हो रहा है उसको वो तो करें। जैसे जैसे रिपेटिशन हमारा होता रहेगा तब तक होता रहेगा। पर सवाल ये है कि आपने विदेशी नीति भी अच्छी की। लेकिन मैं समझता हूं कि सब सारी चीजों का प्रभाव अभी थोड़ा और समय लगेगा, तब सारे लोगों को दिखने लगेगा। विश्व को तो एहसास हो गया, पूरी दुनिया का एहसास हो गया कि भाई भारत की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सर्विस टैक्स बढ़ा दिया आपने, सब कुछ बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया। और आप, मैं एक चीज आज ये भी बता दूं आपको, जीएसटी बिल जिस दिन पास हो जाएगा, होगा, पक्का होगा, मुझे आप 2 साल से कह रहे हैं होगा, तो होता तो है नहीं। नहीं, प्रयत्न तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब जितने भी मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी हम लोगों ने बराबर पहले भी अनुरोध किया कि आप हमको राज्यसभा में समर्थन दीजिए।
मुझे लगता है कि समर्थन अंततोगत्वा हमको लोग कहते हैं प्राप्त हो। जीएसटी जो है कॉर्पोरेट लॉबी काम करा रही है, उसका नहीं, कोई आप आम आदमी देखिएगा, को तो फायदा होगा नहीं। जीएसटी लागू होने के कुछ ही समय के बाद हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट और बढ़ेगी। वो 2% आपने लगा दिया, जैसे पैन नंबर जो ज्वेलरी खरीदती है एक बेचारी महिला, उसको पैन नंबर के नहीं होगा तो कहाँ से ज्वेलरी नहीं खरीद सकती वो। 2-2 लाख के ऊपर आपने पैन नंबर मांगना शुरू कर दिए। आपकी मिडिल क्लास अपॉर्चुनिटी है, उसके अंदर की जो ज्वेलरी 2 लाख रुपए की लेगी उसको पैन नंबर देना पड़ेगा। आप गांव के आदमी, आप जानते हैं यह सब चीज देखिए, करप्शन को मिनिमाइज करना है, करप्शन को रूट आउट करना है तो कुछ ना कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। नहीं, इसको तो आप भी स्वीकार करेंगे ना। आप चाहते हैं कि सारी की सारी पुरानी व्यवस्थाएं ही चलती रहें, और दूसरी तरफ आप भी ये चाहेंगे मैं समझता हूं कि आपके इलाके कि भ्रष्टाचार भी कम होना चाहिए। आप यह भी चाहेंगे कि ब्लैक मनी जनरेशन भी कम होना चाहिए। ये सब तो कर ही रहे हैं। बाबा रामदेव, अब आप देखिए, आगे ब्लैक मनी का जनरेशन रोकने के लिए जहां पर हम लोगों ने यह सब स्टेप उठाए हैं, आगे यह भी घोषणा किया है कि 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक जिसके पास भी अनडिक्लेयर्ड मनी है, अघोषित संपत्ति है, वो डिक्लेयर करे। उस पर जो भी पेनल्टी होगी, सरचार्ज होगा, वो तो पहले भी आपने 500 करोड़ आपके पास ज्यादा डिक्लेयर नहीं किया। आपने कहा 15 लाख रुपए लोग ला के देंगे। कांग्रेस वाले इसी नारे के ऊपर बैठे हुए हैं। आपकी ब्लैक मनी जो बाहर से आनी थी, 1 रुपया नहीं आया। अभी तो किसी के खिलाफ जून का महीना है ना। नहीं, ये तो इंटरनल के लिए है, बाहर वालों के लिए तो नहीं है। बाहर वालों का तो खत्म हो गया। बाहर वालों के लिए जो कार्रवाई प्रारंभ होनी चाहिए, एक नहीं पकड़ा आपने, एक नहीं। सरकार बनने के साथ ही तुरंत एसआईटी बनाने का काम कांग्रेस ने नहीं की, सरकार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, करनी थी, आपको करना पड़ा। क्यों नहीं? मैं कहता हूँ 11 महीने सरकारी आउट हो गई थी वो। ये कांग्रेस 11 महीने तक क्यों बैठी रही? मैं आपसे पूछना बाबा रामदेव जो है ना, आपके अच्छे सपोर्टर हैं, आपने बहुत काम किया, उनके ऊपर आपका विश्वास होगा। उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी के मामले में सरकार से संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं, वो तो वो बट नेचुरल, वो चाहेंगे जब सब आ जाए तब संतुष्ट। तो आप लाने में फेल हुए ना। नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना मैक्सिमम हो वो सब ब्लैक मनी आए। पर एक बात बताइए, आप, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप यूपी के अंदर चुनाव शुरू हुआ है कि यूपी सारा दारोमदार यूपी के ऊपर डिपेंड करता है। आसाम तो जीत गया, ठीक है, छोटा। यूपी से आपके 72 MP वहाँ से आए, 71 या 72 MP यहाँ पे आए। 71+2 आपके उनमें से आए, उनमें स्प्लिट हो गया। उसके बाद बाई इलेक्शन हुए, आप हार गए सारे के सारे MP आपके। तो इसके बाद बीजेपी की छवि, वो 9 के 9 जो MP चुन के आए थे, 7 सीटें तो हार गए थे ना उसमें से आप। बाई इलेक्शन जो असेंबली में हुए थे, जो MP आपके जहाँ छोड़ के आए थे, जो MP बन गए थे MLA, असेंबली हारे हैं। हाँ, असेंबली उसी की बात कर रहा हूँ। असेंबली के बाई इलेक्शन आप हारते रहे, और मुजफ्फरनगर में भी हार गए। लेकिन आपने देखा होगा हम लोग का परसेंटेज ऑफ वोट कितना बड़ा है। परसेंटेज वोट तो आपका बड़ा यार, पर जब हर पार्टी जब हार जाती है परसेंटेज वोट पे आ जाती है। नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि विधानसभा का चुनाव जो है कुछ उस डिफरेंट इशूज पर होता है। इशू क्या, क्यों देंगे आपको वोट? लोग देंगे, क्यों देंगे? मैं आपसे पूछना, आसाम में क्यों दिया लोगों ने? नहीं, आसाम में तो 15 साल से सरकार थी। मैं चाहता हूँ हमारा परसेंटेज ऑफ वोट जो है वेस्ट बंगाल में क्यों बढ़ गया, हमारे क्यों वहाँ पर जो है आपके पहले MLA ज़्यादा थे, अब कम हो गए। नहीं, कहाँ वेस्ट बंगाल में? कौन कह नहीं, कितने थे जब पहली बार अटल जी के जमाने में जो थे? नहीं, कम हो गए ना। नहीं कम हुए थे ही नहीं। 6 अटल जी के जमाने में 6 थे आपके, या 5 या 6 थे? नहीं, केरला में आपने 1 गेन किया, तमिलनाडु में आपको 1 नहीं मिला। नहीं, परसेंटेज ऑफ वोट तो सभी जगह बढ़ा है। केरल में 15% के आसपास हमारा वोट परसेंट। पर उसी से खुश हैं आप? मैं यूपी का सवाल बढ़ तो रहे हैं। नहीं, यूपी का सवाल पूछिए, यूपी में आपको चुनाव में वोट क्यों देंगे? आपको आपके MLA काम नहीं कर रहे, आपके MP जो सपा को भी देख लिया है, बसपा को भी देख लिया, और साथ ही यह भी वो बीजेपी को भी देख सकते हैं। यह भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो अन्य राज्य सरकारों की अपेक्षा जो है बेहतर काम कर रहे हैं। बिहार में तो हार गए, वहाँ 10 साल के बाद आप हार गए ना। दूसरी चीज, और साथ ही केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, वह काम भी अच्छा काम कर रही है। इस आधार पर वो वोट करेंगे। तो मोदी जी के नाम पर आप यूपी का चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन सामान्य में विश्वसनीयता बढ़ी है। जो भी हाल फिलहाल जो चुनाव हुए हैं, उन चुनाव परिणामों से यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। आप सबसे सीनियर नेता है उत्तर प्रदेश के, जब उत्तर प्रदेश में जाएंगे आप, तो वहाँ पर क्या कहेंगे कि मोदी जी के काम को देखकर क्या वोट दीजिए, मोदी जी के नाम को देखकर? नहीं, इसके पहले भी हम लोगों ने जो सरकार चलाई है, वो सरकार, मैं कहूँगा कि उसकी सरकार के उस परफॉर्मेंस की और इन सपा बसपा की सरकारों की परफॉर्मेंस की तुलना करिए। उसके बाद आप तो 2 बार हार चुके हैं चुनाव। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो हमारे चुनाव, उसके बाद उसकी भी हम चर्चा करेंगे। नहीं, उसकी तो मतलब मोदी जी के नाम पे बात नहीं करेंगे आप? नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बराबर मोदी जी का नाम क्यों नहीं लेंगे? यूपी में सवाल है कि आप जब उठाएंगे तो इशू क्या उठाएंगे वहाँ पर? क्या इशू क्या उठाएंगे आप? नहीं, इशू है विकास का इशू उठाएंगे। विकास, बेरोजगारी का संकट है, विकास की दर जो है, यूपी की दर आपके देश की दर के और बढ़ाएंगे ना, जितनी भी हुई होगी उससे अधिक होगी। यूपी की सरकार कितने नंबर देते हैं आप परफॉर्मेंस में? नहीं, मैं कोई मार्किंग वर्किंग नहीं करना चाहता। क्या लगता है, सरकार ठीक है? लेकिन चाहे पहले बसपा की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार, परफॉर्मेंस को मैं एक पुअर मानता हूँ, इसको
क्योंकि जब आप वोट मांगने जाएंगे तब कहेंगे ना कि सरकार ने ये काम अच्छा नहीं किया। बिल्कुल कहेंगे। क्या कहोगे? एक पॉइंट बताइए। बहुत सारा। एक तो बेरोजगारी का संकट और गहरा हुआ है, विकास के मामले में भी जो कुछ भी होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है, यही सब सारी कहेंगे। बिजली का संकट आज तक जो है मौजूद है, किसानों के लिए सिंचाई का जो पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो बुंदेलखंड के किसानों के लिए आपने भी कुछ नहीं किया ना, पैकेज तो दिया नहीं, वहाँ पर पहुँचा नहीं, आपने जो अनाउंस किया। हर चीज पैकेज पर। राज्य सरकारों का फंक्शन क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप कोई चीज कर अनाउंस करते हैं पैकेज, तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए ना। करते हैं, जो भी अनाउंस करते हैं सब पैकेज देते हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। जैसे कि इस बार ओलावृष्टि हुई थी, उसके बाद जो भी प्राकृतिक आई थी, लगभग 3,500 करोड़ रुपए से अधिक दिया है, जो आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी नहीं दिया था। तो वहाँ तो कहते हैं पैसे 9,000 आपने देने हैं करोड़, आप बार-बार कह रहे हैं हमने ज़्यादा दिया। क्या बात है, अब इससे ज़्यादा यदि कभी मिला हो तो बतला दें। पर बात भाई, अब बीजेपी के पास वहाँ पर 2 पार्टियां हैं, उनके पास चेहरे हैं। कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है और आपके पास भी नहीं है, और आप 3-4 की लड़ाई में पड़े हुए हैं। तो इस बार कोई चेहरा कोई होगा नहीं होगा? ये तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन करता आप है। मेंबर हैं उसके? हाँ तो है, तो जो बैठेंगे हम लोग तो फैसला करेंगे कि प्रोजेक्ट करना कि नहीं करना तो किसे करना, ये बैठेंगे फैसला। क्योंकि आपने नया जो अध्यक्ष वहाँ बना दिया है वहाँ पर, क्योंकि जब अच्छा अध्यक्ष बनाया है, बहुत डायनेमिक अध्यक्ष है हमारा। बिहार के बाद यूपी के बाद एक लेसन लिया कि एक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट करना चाहिए। असम में किया आपने, जीत गए आप। ऐसा है, इसके पहले जहाँ नहीं प्रोजेक्ट किया वहाँ भी जीते हैं। कहाँ जीते? जैसे मैं आपको बता दूँ, हम लोगों ने झारखंड में प्रोजेक्ट नहीं किया था। हाँ, झारखंड में नहीं किया, पर आपको लगभग मेजोरिटी है, पूरी नहीं आई। सुनिए, वहाँ जीते। महाराष्ट्र में हम लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं किया, वहाँ भी हमारी सरकार है। ऐसे अच्छा, छत्तीसगढ़ की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वहाँ पर भी हम लोगों ने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था। पहला जो चुनाव हुआ था तो उसमें भी जो है, जरूरी नहीं यूपी में आप प्रोजेक्ट करेंगे। नहीं, उसमें क्लियर मेजॉरिटी नहीं, मैंने कहा कि ये तो फैसला अभी फैसला नहीं हुआ कि प्रोजेक्ट सेंट्रल पार्लियामेंटी बोर्ड का करेंगे नहीं करेंगे, आपका फैसला ये नहीं है। नहीं, सेंट्रल पार्लियामेंटी बोर्ड। क्या आप 14 साल से यूपी से बनवास रखा है आपने? कम से कम 14 साल का आपका बनवास खत्म हो गया कि नहीं? नहीं, मुझे जनता सपोर्ट करेगी उत्तर प्रदेश में, बनवास वगैरह की बात छोड़ी। नहीं, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं दोबारा जाके वहाँ, क्योंकि आपसे बड़ा नेता कौन है वहाँ? उत्तर प्रदेश में चेहरों की कमी नहीं है। नहीं, चेहरों की तो कौन सा चेहरा, एक नाम बता दीजिए आप। बहुत सारे नाम है। नहीं, चेहरों की कमी जो चुनाव जितवा सकता हो। आप देखिएगा, अब आएगा पार्लियामेंटी बोर्ड बैठेगी, हम लोग फैसला करेंगे। चेहरों की बात तो नहीं है ना? मैंने चेहरों की कमी। मैं आपसे सिर्फ सवाल ये पूछे कि आप हैं कि नहीं है चेहरा? नहीं, ये सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड देखेगी, उत्तर प्रदेश में चेहरों की कमी नहीं। एक बात आखिरी में सवाल पूछे, दिल्ली के अंदर आपका रोज केजरीवाल से झगड़ा हो रहा है। दिल्ली में जब भी हमारा कोई झगड़ा नहीं है, वो तो केंद्र से झगड़ा है ही। इसमें उनका जो प्रश्न जो था, जो आप उठाते थे वो उठा रहे हैं। जब बीजेपी विरोध दिल्ली में रही, हमेशा ये आपने सत्ता में सवाल उठाए कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आपकी पार्टी पिछले 20 साल से 30 साल से ये नारा लगाती आ रही है। जब आप सरकार में आते थे, पहले सारी बातों को छोड़िए, अनावश्यक लोगों का, जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मुद्दे उछालना, ये एक सामान्य बात है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप भी उठाते थे कि नहीं? जब आप अध्यक्ष थे, आपकी अध्यक्षता में भी ये सवाल उठा? मैंने नहीं, दिल्ली स्टेट ने उठाया था और आपने अनुमोदन किया था, पार्लियामेंट में आपने उठाया। मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ, हो सकता है किसी ने उठाया हो, कोई बात आई हो तो अलग की बात है, लेकिन हमारा कहना है कि जो इस समय सरकार है, इस सरकार को संवैधानिक प्राविधानों के तहत काम करना चाहिए, बस इतनी बात। राज्य का दर्जे के आप बोलना नहीं चाहते? जनता की जो पूरे राज्य डिजर्व करती है, दिल्ली के नहीं करती। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, शेष बातें बाद में देखेंगे। और दूसरा क्यों आपका एक नारा और भी रहा, 1 मिनट का एक नारा और भी रहा आपका, कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे वहाँ पर, सैनिक के लिए कॉलोनी देखा होगा कि कश्मीर की जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि जो भी यहाँ से विस्थापित होकर गए हैं वो हमारे भाई हैं, और उनको मैं चाहूँगा। वो तो फारूक ने भी कहा, गया तो एक भी नहीं। ऐसा है कि ऑलरेडी हम लोगों ने फंड का प्रोविजन कर दिया है, और बस उनको केवल लैंड उपलब्ध करानी है। लैंड मना कर दिया, हम नहीं देंगे लैंड, सैनिक कॉलोनी के लिए नहीं देंगे। नहीं, गलत बात है। सैनिक कॉलोनी के लिए कहा कि हम नहीं देंगे, कैंसिल कर दिया उन्होंने, जो अलॉटमेंट होता है वो भी कैंसिल कर दिया। जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको पुनर्वासित करने के लिए लैंड देने की बात उन्होंने स्वीकारी है और कहा है कि मैं लैंड दूंगी। आपने पैसा दे दिया जितना देना है, आपको लगता है? और जितना पैसा लगेगा सब देंगे। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार। जय हिंद।